हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय तीसरा है, जो चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक है मैक्स मुलर जी। तो आइए भारत के बारे में बताया गया कि भारत क्या चीज है, उससे क्या सीख मिला है। तो इस चैप्टर में हम आज करने वाले हैं। अब इस चैप्टर का होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल इस भारत के संबंधित क्वेश्चन आंसर एक साल पूछता है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है ऑब्जेक्टिव का है जी। लिखिएगा इसको। लिखा हुआ है कि मैक्स मुलर, सॉरी क्वेश्चन भाग रहा है कि मैक्स, सॉरी, तो कैसे स्टार्ट करते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर जो लेखक है, उसके वेदांतियों के वेदांती किसने कहा। तो यहाँ आपके ऑप्शन में 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है, जो सभी ने फेमस में है। तो पहला है गांधी जी, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है अंबेडकर जी, चौथा है गुणाकर मूले। तो इस चारों में से मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, उसको आप लोग क्या करना है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने इनको वेदांतियों का वेदांत कहे हैं, जो कि खुद क्या, सॉरी जाओ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलते हैं कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। यानी दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हेकल को, ऑप्शन नंबर बी में हरकस को, ऑप्शन नंबर सी में वारेन हेनेसिंग को, ऑप्शन नंबर डी में विलियम जोन्स को। तो इसमें चारों में से किनको मिला था वो आप लोग को ऑप्शन बताना है, कमेंट करके बताइए। ए होगा या बी या सी या डी, कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस मतलब कि सोना से भरा सिक्का वारेन हेनेसिंग को क्या है, मतलब वारेन हेनेसिंग को मिला था। तो नंबर सी में आ जाएगी। चलते आइए क्वेश्चन आगे को कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। या ने होगा, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो कौन सी भाषा में। तो इसका हो जाएगा कि मैक्स मुलर जी ने मेघदूत नामक पुस्तक का किस भाषा में किए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया लैटिन भाषा में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हिंदी भाषा में, तो डी में दिया है जर्मन भाषा में। तो किस भाषा में मैक्स मुलर जी ने उनको इस भाषा को लिखा है, आप लोग को बताना, कमेंट में बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में उन्होंने इस भाषा को किया था। चलते समय आई की ओर कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। इस भाषा को, सॉरी, व्याख्यान किसने दिया। तो किसने दिया था, नंबर ए में दिया है मैक्स मुलर जी ने, नंबर बी में दिया गुणाकर मूले ने, नंबर सी में नलिन बिलोचन ने, नंबर डी में दिया है अमरकांत ने। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग करके बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर जी ने। क्वेश्चन है काठ और तेल उपनिषद का अनुवाद होगा। अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। यानी काठ और केन उपनिषद को किस भाषा में
हमने बात किया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर एम दिया है ग्रीक में, ऑप्शन नंबर बी में जर्मन में, ऑप्शन नंबर सी दिया हिंदी में, ऑप्शन नंबर लैटिन में। तो किस भाषा उन्होंने क्या था उसके आप लोग को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कठ और केन। तो किस भाषा में अनुवाद किया था? सॉरी, तो किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में उन्होंने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? कौन सी भाषा का? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हिंदी का, ऑप्शन नंबर बी में जर्मन का, ऑप्शन सी में संस्कृत का, ऑप्शन नंबर डी में उर्दू का। किस भाषा से उन्होंने विश्वविद्यालय में क्या मतलब ने अध्ययन किया था? यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा को उन्होंने पढ़े थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, डी में उर्दू का। इस कौन सा होगा? तो उन्होंने किस भाषा का अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, संस्कृत का। तो आगे चलते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? यानी मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुई? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16 अक्टूबर 1901 में, 20 अक्टूबर 1901 में, 24 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1980 में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ठीक है 16 अक्टूबर कितना डी हो जाएगा 28 अक्टूबर 1980 में। पारसियों के धर्म का क्या नाम या क्या छूट गया है, क्या होना चाहिए? तो पारसियों के धर्म का इसमें क्या नाम था? दिया बौद्ध धर्म, सबसे जैन धर्म, वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी जरथुस। इसमें कौन सा आप लोग को बताइए? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जरथुस। क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? कौन सी भाषा से है? किससे है? तो नंबर ए दिया बृहस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में भू विज्ञान से, सी है पुरातत्व से, ऑप्शन नंबर डी में मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। सी होगा, सी यहाँ पर है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातत्व से। चलते आगे की ओर। 172 देखिए 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी में श्रीनगर में। तो 172 सोने का सिक्का मिला था जी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वाराणसी में मिला था। चलते आगे कौन क्या हुआ? देखते हैं क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार में, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर? जो पूरे विश्व में एक जगह है, तो कहाँ पर थे? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिहार में थे। अभी भी लगभग खंडहर पड़ा हुआ है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन नंबर दिया वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी में प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी क्या अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? आप कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा मानव विज्ञान से। दारिस क्या है? दारिस क्या है? इसका प्रतीक दिया गया है। तो हमें दिया चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। दूसरा दिया सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। सिम दे एक देवता, दे एक धार्मिक ग्रंथ। यानी दारिस क्या है? तो आप लोग को कंफर्म बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दारिस क्या कि सोने के प्राचीन कालीन सिक्का था। ऐसे कैसे हो रहा है? चलते आगे को।
क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म किस समय हुआ था, वो डेट आप लोग को बताना है। समय दिया गया है 6 सितंबर 1827 में, दिया है 6 अक्टूबर 1827 का, 6 नवंबर 1827 का, 6 दिसंबर 1823 का। इसका कौन सा होगा आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लगभग डी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 का। चलता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है आप लोग को बताना। नंबर एक इटली से, समझ दी स्पेन, नंबर सी भारत से, समझ दी यूनान से। इसका ऑप्शन कौन सा आप लोग को करके बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यूनान से। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? यानी भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है बताइए। भारत से हम क्या सीखे, इसको किसने लिखा? नंबर ए में दिया गया है विवेकानंद, ऑप्शन बी में मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी में दयानंद सरस्वती। इसको लिखने वाले ऑप्शन नंबर बी में शामिल है, मैक्स मुलर जी ने लिखे हैं भारत से हमने क्या सीखे। शाहीनामा का रचनाकाल क्या है? यानी शाहीनामा जो लिखा है उस कब लिखा गया, कौन सदी में, ओला आप लोग को करके बताना है। ऑप्शन दिया 7वीं से 8वीं सदी, बी दिया है 10वीं से 11वीं, तो सी 4थी से 5वीं, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5वीं से 6ठी। इसका आप लोग क्वेश्चन में कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द उस लैटिन जैसा भाषा है उसमें किस रूप में लिखा जाता है? उसका ऑप्शन में लिखा जाता है कौन सा? क्या एग्नि, ऑप्शन नंबर बी में एगिनस, ऑप्शन नंबर सी में एगिनस, ऑप्शन नंबर डी में ओ क्या है ओगिनस। या कौन सा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नस लिखा जाता है, इस भाषा में वहां पर लिखा जाता है। हरकस क्या हरकस थे, हरकस क्या थे, कौन से वैज्ञानिक? यहाँ एक छूट गया है, ये होना चाहिए। नंबर ए जो है वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक, ऑप्शन बी में है भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन सी में प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में पुरातत्वविद। इसका कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरातत्वविद से। का कुछ इसका ऑप्शन नंबर कुछ रॉन्ग हो गया है, तो कुछ और होगा। इसका ऑप्शन ए नहीं है, मिस्टेक हो गया है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस वैज्ञानिक, हरकस कौन थे, हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ए मिस्टेक से नंबर डी में ऑप्शन लग गया था। हाँ, एक क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी सर विलियम जोन ने भारत कब आए थे, किस साल में? तो उस ईयर्स का, उस साल का नाम बताना था, कौन सी ईस्वी पूर्व में आए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया 1947 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1750 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी दिया 1790 में, ऑप्शन डी दिया है 1783 में। इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। चलते हैं आगे की ओर। मुंडा किस देश की जाति है? यानी मुंडा कि कौन सा देश का एक जाति कहलाता है, जाति कहा जाता था। जाति अभी भी है लेकिन छिपा हुआ, उतना प्रचलित अभी नहीं है। तो किस देश में है और कुछ बताना है। उसमें दिया मंगोल दिया, ऑप्शन में बी में चीन दिया, ऑप्शन नंबर सी में मुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में भारत दिया। तो किस देश में सॉरी मुंडा, शायद बिरसा मुंडा का ही परिचय, मतलब उन्हीं का शायद ये है बिरसा मुंडा, जो नाम सुने होंगे आप लोग। तो वही बिरसा मुंडा ही एक क्या थे, बिरसा मुंडा एक जाति था जो कहाँ पढ़ते थे, अपना भारत में ही था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम
क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। भारत से हम क्या सीखे, नए सिकंदर विशेषण किसके लिए यानी ये बात किसके लिए बोला गया था, वो आप लोगों ने बोलना है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया भारत के वीरों के लिए, उसमें बी दिया गया है यूरोप के वीरों के लिए, उसमें सी दिया युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्हीं चार में से कोई एक सा है। अब इसको कमेंट करके बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हाँ ये प्रयुक्त हुआ था। आगे ये सुन चलते हैं आगे तो भारत कहाँ बसता है, भारत कहाँ बसता है। भारत का असली जो है चितवान या चितवान कहिए या भाषा या रहन सहन भारत कहाँ में दिखाई पड़ता है, कौन शहर में शहर दिया गया है, कुछ जगह का नाम फेमस जगह का नाम लिया गया है, एक किसी एक का जो उपयोग करना है भारत का एम दिया गया कि दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों में या गांव में भारत कहाँ बसता है। भारत में भाईचारा का प्रतीक क्या है कि भाईचारा करके रह के मिलके रहना चाहिए। भारत संस्कृति क्या है, तो भारत का कहाँ बसता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये भारत गांव में ही बसता है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मूलर जी वो कहाँ थे, उनका जन्म अस्थाई जन्म का जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर इंडिया है रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इंडिया है डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दिया दिल्ली भारत। इस चार देश के नाम, इस चार देश में कहाँ पे उनका जन्म हुआ था आप लोग को कमेंट करके बताना कौन सा इसका ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। वारेन हर्षिंग क्या था, हर में क्या था और भाग क्या था, आइए पढ़ते हैं। तो मैंने ऑप्शन दिया भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी में फारस का राजा, फ्रांस से होना चाहिए फ्रांस, ऑप्शन सी में महान दार्शनिक, ऑप्शन डी में प्रसिद्ध समाज सुधारक। इन हर मतलब वारेन हर्षिंग क्या था, तो उसी के समय में जो बना था 172 सोने के बाद सोने का, तो इसी समय वो क्या था भारत का गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। ऐसा है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, यानी मैक्स मूलर जी के पिताजी का क्या नाम था, आप लोग को करके बताना है। इस ऑप्शन में ए दिया है विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या हर्षिंग मूलर, ऑप्शन नंबर सी में जॉनसन मूलर, ऑप्शन नंबर डी में पीटर मूलर। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग करके कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा विल्हेल्म मूलर। चलते हैं आगे की ओर। नहीं जाएगा कि वर्तमान मानव का अर्थ क्या है, तो मानव का अर्थ क्या है अब लोग को बताना, कौन को बताइए। नंबर ए दिया है लघु मानव, ऑप्शन नंबर बी दिया है महान मानव, ऑप्शन नंबर सी दिया प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी दिया है निर्धन मानव। तो वो क्या कहते हैं क्या है उसका आप लोग को कमेंट करके बताना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राचीन मानव। चलिए चलते हैं क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। लगभग इस क्वेश्चन का 3 बार रिपीट इसमें हो चुका है। घड़ा फिरा एक ही व्यक्ति के बारे में 4 बार इसका परिचय करा रहा है। बस इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिया है वारेन हर्षिंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको मतलब एक तो कौन होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता इसका आंसर कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा वारेन हर्षिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। किसके कारण, कौन से कारण, ऑप्शन नंबर ए दिया है विधि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी दिया भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दैवत विज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
नीति कथा, ऑप्शन नंबर इसका बी है, नीति कथा हो जाएगा। तो इस भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन 2026 में जो आने वाले हैं उस व्यू से इसमें प्रत्येक साल क्वेश्चन अवश्य पूछता है, तो 26 में भी आने की संभावना ढेर 100% है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है लिखा हुआ पे कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। यानी भारत जो पहचानने की दृष्टि, पहचानने समय दृष्टि किनके लिए आवश्यक है और वांछनीय और क्यों, अगर है भी तो क्यों, आइए जानते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को दिया गया है, सवाल लिखा गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ये भारत कुछ ऐसा मतलब कुछ काम करते हैं जिसको क्या है कि यूरोपियन के लिए काम क्या है, संभव हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। भारत लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभी रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। आइए जानते हैं, इसका क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर क्या है पढ़ते हैं। तो आंसर पढ़ के समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आंसर लिखा गया जी कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। इन सभी भूविज्ञान और क्या है, वनस्पति विज्ञान, जीवों के बारे में, पुरातत्व, जो नीति, राजनीतिक नीति के बारे में लोग जानकारी होना चाहिए, नीति के विषय में भी जानना जरूरी है। तो उस विषय में क्या है, अभिरुचि में भारत का प्रत्यक्ष आवश्यक उनको मानता है, आवश्यक बताया गया है। इसी के लिए चलते हैं, समझ 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आइए देखते जानते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा झलक देखने के लिए मिला था, तो लगभग इसका आंसर अपना भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, भाषा दोनों में इस काम चलने वाला है। तो आइए क्वेश्चन लिखना कैसे, किताबी माध्यम में कैसे, अपना माध्यम में कैसे लिखा जाता है। तो तब तक पहले थोड़ा किताबी भाषा को हम देख लेते हैं, इसमें कैसे लिखा हुआ इसका जवाब है, तो फिर हम अपना भाषा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। यानी सच्चे भारत के दर्शन अपना गांव में ही हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। और क्या कि भारत जो गांव में जो संस्कृति दिख रहा है उससे निहित है कि सच्चा दर्शन का यानी भारत के गांव में ही हो सकता है। संस्कृति क्या मतलब, रहन सहन, विचार है, भारत संस्कृति सभी संस्कृति से अलग है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में
कूट कूट कर भरा होता है। यानी गांव में क्या है, किसी को अगर कुछ हो जाता है तो सभी ग्रामीण क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि सभी को सहयोग करें, या किसी का कुछ घर बनाने में करते, किसी मतलब गरीबी है तो उनको मदद भी करना है, तो सब लोग पूरे इकट्ठा गांव में, तो उसको भी मदद लोगों को कर दीजिए, ताकि आपके सहयोग से किसी का भला हो जाए। ये देखने कहाँ मिलता है, ये अपना गांव में ही देख सकते हैं। एक मिनट, ये किसी का फोन आ गया था, सॉरी। चलते हैं आगे की ओर, समाचार को चलते हैं। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। चलिए, भारत की ग्राम पंचायत किसके अर्थ में और किनके लिए क्या है, आइए हम इसका जवाब पढ़ते हैं। इसको अपना भाषा में भी पढ़ने बोलने का या लिखने का प्रयास हम अवश्य करेंगे। चलते हैं, देखिए नंबर सॉरी नंबर 4 का इसका जवाब दिया गया है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। सॉरी, एक मिनट रुकिए। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्व को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। ये अनुसंधान महत्व को समझने के लिए क्या है, भारत की अलग ही क्या है, वहां के प्राचीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में, प्राचीन मतलब पहले से ही क्या है, इस पंचायती अर्थ में बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेखक ने वारेन हर्षिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हर्षिंग किस समय का दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? आइए जानते हैं इसका आंसर। लेखक ने वारेन हर्षिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। जब सोना का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी जब भेजा गया उनके मतलब तो उनको क्या किया, उनके मतलब जो उनका निर्देशक था, तो सोने के सिक्के क्या क्या उनको कुछ समझा नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया। उसको क्या क्या उस सोना 172 सोने के सिक्के क्या उन्होंने गला दिया, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। वो अपना धरोहर को देना चाहते थे, लेकिन उनका महत्व उन्होंने नहीं दिया। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? यानी भारत के साथ यूरोपियन का मतलब व्यापारिक संबंध, उन्होंने लेखक क्या देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर
प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। जितना भी है हाथी के दांत, बंदर और मोर और चंदन, ये सब वस्तुएं हैं कहाँ से, तो भारत की बात से यहाँ चला गया है कि अन्य देश से नहीं बल्कि भारत से ही लाया जा सकता है। क्या को हम साथ और चलते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं। तो भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। मतलब भारत जो भी मानवीय यहाँ का जो जीवन है, जीवन का प्राचीनतम ज्ञान क्या है, विद्यमान प्राचीन काल से पहले से ही। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में क्या अवगाहन करने का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। भारत किस तरह का इतिहास और अतीत पुराने बीते हुए काल से लेकर अभी तक क्या है, जो भी कुछ हुआ यहाँ पर उसका धरोहर स्वरूप इस बात में अभी उसका क्या साक्ष्य दिया गया है। ऑप्शन है जी, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। चलिए, मैक्स मुलर जी ने भी संस्कृत अध्ययन किए थे। कौन सी विद्यालय से, तो लिफ्जिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने इस विषय के बारे में अध्ययन किए थे, इसीलिए उन्होंने कुछ बता रहे हैं संस्कृत में। आइए जानते हैं। तो बता रहे हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्राथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी टेक्टोनिक भाषाओं के केल्टिक तथा स्वाल भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। हर एक भाषा को सॉल्व करने के लिए संस्कृत में क्या उस भाषा को हल्का कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मैक्स मुलर जी ने इस भाषा के बारे में विस्तार से बताए हैं कि कोई सा भी भाषा को क्या करते हैं, संस्कृत में लाने के बाद उस भाषा को उस हर एक मतलब जगह का बोलने का अलग अलग तरीका होता है। तो उस संस्कृत भाषा से आप समझ सकते हैं। मैक्स मुलर जी के अनुसार यही कहना है। तो 9 है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। प्रमुख लाभ यहाँ चाहिए, प्रमुख लाभ क्या क्या हुए, लाभ ही होगा यहाँ, लाभ क्या क्या है। तो जानते हैं इसका आंसर। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया।
जो पहले नहीं हो पाया था, इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत भारत भाषा में जो मतलब संस्कृत भाषा क्या है और भारत ये अपना क्या है, ये एक तरह का धार्मिक को लेकर उन्होंने चले। संस्कृति में अधिकतर बात क्या है, धर्म को बात को ही लेकर जाया जाता है और संस्कृत प्राचीन से ही भाषा चलते आ रहा है। चलते हैं इसमें आप आगे की ओर। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक नया सिकंदर किसे कहा, क्या ऐसा कहना उनका उचित है? आइए उनका बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं, क्या आंसर में दिया गया है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को क्या है, समझन जानन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वदेशी को आज का सिकंदर कहा अति संयुक्त नहीं है, यह उचित है। भारत को पहचानने के लिए, उनका अधिकार जानने के लिए जब तक किसी भारतीय व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को जब तक वो पास से नहीं समझेगा, नहीं देखेगा, तो उनके बारे में आप कुछ जान नहीं सकते हैं। तो मैथ्स में चैप्टर नहीं, मतलब मैथ्स में जो लिखे ना भारत से हमने क्या सीखे, तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो और क्या 2026 में इस चैप्टर से क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। 2026 में भी आने की 100% संभावना है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और क्या और मन ध्यान से आप लोग इतना मेहनत करें ताकि मेरा भी आप लोग से मतलब अगर आपका अगर नंबर बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छा आता है तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। इसी बात से और इसी वीडियो से और इसी क्या है, इसी संस्था से जुड़े रहिए और लाइक बटन और लाइक हमेशा लाइक पर ध्यान देते रहिए, लाइक करते रहिएगा। इसे चलते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।